Hello everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. This is the another video of the Swift revision series of CA Final Auditing. So before this chapter मैंने chapter number 4 that is your audit of automated environment का वीडियो अपलोड किया था. I hope कि वो आपकी हेल्प करे. कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगी, वो मैंने वैसे तो उस वीडियो में भी बताई हैं, बट आई एम रिपीटिंग हियर. जो भी मैं निमोनिक्स बताऊंगी, मेमोरी टेक्निक्स बताऊंगी, दैट यू हैव टू नोट डाउन सेपरेटली. या तो आप नोटबुक के पीछे लिख लो या फिर आप अपनी स्टडी टेबल पे जो भी आपने कुछ अगर पेजेस ऐसे इंपॉर्टेंट निमोनिक्स वगैरह के बना रखे हैं उसमें लिख लो. ठीक है. एक बहुत ज़रूरी है, एक आपका निमोनिक्स या मेमोरी टेक्निक्स का सेट रेडी होना, सो दैट आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार उसको देख सको. ऑल्सो मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है. ऑब्वियसली मुझे एकदम तो नहीं पता कि एग्जामिनर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, बट हाँ, काफ़ी हद तक जो पेपर का एनालिसिस वगैरह किया है उससे मैंने जो है वो क्वेश्चंस की फॉर्मिंग करी है. ओके, सो देयर आर चांसेस कि उससे रिलेटेड या वैसा ही क्वेश्चन बन के आए. तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अगर आप स्टडी करोगे तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा. सो दैट इज़ व्हाई आई रिकमेंड कि स्टडी मटेरियल में ही आप नोट डाउन करते रहो जो जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ. Okay, so without any further ado, let's get started into the video. तो ये जो ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, इसको पढ़ने के बाद में या चाहे इसको पढ़ने से पहले अगर आपने एफआर का सिलेबस कर लिया है तो अपना इंड एस 110 बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना. ओके, और साथ में अगर आपने अभी तक स्टैंडर्ड्स नहीं भी करे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि ये चैप्टर करने के बाद में आप ऐसे नंबर 600, 700, 705 और 706 ये चारों की चारों स्टैंडर्ड्स जो है वो प्रिपेयर कर लेना, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग. ठीक है, उससे ये होगा कि आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी. तो ये जो कंसोलिडेशन होता है दिस इज एज पर एएस नंबर 21 एंड एज पर इंड एस 110. और साथ में जो भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता है वहाँ पर उसके हिसाब से जो है वो ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं. अब जब ये वर्ड आता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो इसमें क्या क्या आता है. तो इसमें आता है आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, P&L, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो सिस्टम स्टेटमेंट्स, देन या कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जिसको आप शॉर्ट में सोशी कह सकते हो, SOCIE. ठीक है. देन एनी एक्सप्लेनेटरी नोट जो अनेक्स हुआ है या पार्ट बना है, तो ऑल दिस विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब एक ऑडिटर जो है, आपका चैप्टर का नाम क्या है, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ऑडिट जो होता है वो ऑडिटर इन्हीं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करता है. ठीक है. अब हो सकता है कि लॉ या रेगुलेशन में लिखा हो कि यू हैव टू एंगेज द ऑडिटर, या हो भी सकता है कि कोई एंटिटी जो है वो खुद से मतलब सुओ मोटू क्या करवा रही है, वो करवा रही है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑडिटर के पास में कुछ गाइडेंस नोट्स भी आता है जो हाईलाइट करेगा कि स्पेसिफिक इश्यूज या ये ऑडिट प्रोसीजर्स एक ऑडिटर को लगाने हैं. और आप एक ऑडिटर हो, आप क्या करोगे अभी मैं आपको बताने वाली हूँ. सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स देखोगे, सारी की सारी एप्लीकेबिलिटी देखोगे, कौन कौन से प्रोविजन से एप्लीकेबल है. तो एज एन ऑडिटर आप यही सब चेक करोगे कि जो जो एप्लीकेबिलिटी थी वो कंपनी ने ठीक तरह से फॉलो करी है या नहीं करी है. ओके, तो यहाँ तक तो आपका ये गिवन है. फिर उसके बाद में अब ये जो आते हैं, ये वाले जो सेक्शन नंबर 129 के जो भी पॉइंट्स है ना, इसको आपको अपने आंसर के साथ में इनकॉर्पोरेट करना है. से फॉर एग्जांपल हमारा आगे वाला जो टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फिर ये वाला ही है सपोज एग्जाम्पशंस वाला. ठीक है. तो चलिए मैं आपको ना ये टॉपिक के साथ ही बताती हूँ, फटाफट से मैं बता देती हूँ. तो सेक्शन नंबर 129 जो है वो ये बोलता है, 129 सब सेक्शन 3, कि अगर कंपनी के पास में एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी है, एसोसिएट है या जॉइंट वेंचर है. अब चाहे सब्सिडरी हो, चाहे एसोसिएट हो, चाहे जॉइंट वेंचर हो, इस चैप्टर में इसका जो यूज़ किया है ये किया है एक वर्ड कॉम्पोनेंट से. तो जहाँ पे भी वर्ड आएगा कॉम्पोनेंट, वहाँ आप समझ जाना कि या तो वो उसकी सब्सिडरी है या एसोसिएट है या जॉइंट वेंचर है. ठीक है. तो अगर कुछ भी कंपोनेंट होता है किसी भी एंटिटी का तो उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में ना, सबसेक्शन 3 क्या कहता है 129 सेक्शन का,
कि उसको अपने स्टेटमेंट्स के साथ में एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना होता है ना। व्हाट इज दिस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि उसमें ना कि सिर्फ उस पर्टिकुलर एंटिटी की बल्कि उसकी जो जो कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे कंपोनेंट्स का फाइनेंशियल डेटा भी उन स्टेटमेंट्स में आएगा। सो दैट इज योर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज पर सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन 3 कोई भी कंपनी का अगर कंपोनेंट है तो उसको क्या बनाने होंगे? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होंगे। अब उसको वो उसी फॉर्म और मैनर में बनाने होंगे जैसे उसने अपने बनाए हैं। उसके बाद में सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन 4 ने कुछ और कहा है और इसने ये कहा है कि जो जो प्रोविजंस एप्लीकेबल थे रिगार्डिंग प्रेपरेशन अडॉप्शन एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ होल्डिंग एंटिटी कौन हुआ? जिसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो जो जो प्रोविजंस उस होल्डिंग एंटिटी पे एप्लीकेबल है ना वो मुटाटस मुटांडस मतलब एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे किसके ऊपर? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो 129 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि प्रिपेयर करो और 129 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? सारे के सारे प्रोविजंस एज इट इज मुटाटस मुटांडस एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब एग्जाम में अगर आप लिखोगे तो आप कंपोनेंट वर्ड 129 सबसेक्शन 3 में यूज मत करना, वहां आप यही लिखना वन और मोर सब्सिडरी एसोसिएट या जॉइंट वेंचर। ठीक है, और 129 सबसेक्शन 4 में भी एज इट इज मत लिखना, आप लिखना मुटाटस मुटांडस। ओके, तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ये अगर आप लिखोगे तो इससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद में फिर जनरल पॉइंट्स दे रखें कि ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अप्रूव करते हैं और ये एजीएम में भी ले डाउन होते हैं। देन कंपनी को अटैच करना होता है कुछ फीचर्स अपने कंपोनेंट के एओसी फॉर्म एओसी 1 में। फिर उसके बाद में ये दे रखा है कि जो भी कंपनी रूल 2014 में उसने ये बोला है कि जो जो ये स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगे ना ये होंगे एज पर शेड्यूल 3 एंड एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब कुछ कंपनीज जो हैं हो सकता है कि उनके ऊपर कंसोलिडेशन वाला क्राइटेरिया अप्लाई ना हो। ठीक है, तो अगर ऐसा भी है ना तो ज़रूरी होगा कि उन कंपनीज को शेड्यूल नंबर 3 के हिसाब से जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे। तो वैसे भी आपको कंसोलिडेटेड वाले भी शेड्यूल 3 और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करना है। और इन केस आप कंसोलिडेशन नहीं भी कर रहे हो ना, मतलब हो सकता है कि लॉ या रेगुलेशन में ऐसा हो या अभी आपको मैं कुछ एग्जाम्पशंस पढ़ाऊंगी उसमें भी कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं होती कि वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। तो अगर कुछ भी ऐसा है ना तो उस केस में ना इट शैल बी सफिशिएंट अगर वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल 3 और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो है वो अपने स्टेटमेंट्स को बना ले। तो आपको जैसे ये केस स्टडी में घुमा सकते हैं कि सपोज कोई कंपनी ए है उसने शेड्यूल 3 को फॉलो नहीं करा है तो वो ये कह रही है कि मेरे ऊपर तो कंसोलिडेटेड वाले प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है तो मैं क्यों शेड्यूल 3 के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊं। तो उसमें आप ये लिख कर आओगे कि कंपनीज रूल्स 2014 ने ये ऐसा बोला है कि शेड्यूल 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो इट शैल बी सफिशिएंट कि वो जो है वो कंप्लाई करे विद द प्रोविजंस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वो शेड्यूल 3 जो है उसको फॉलो करे। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकती कि मैं शेड्यूल 3 भी फॉलो नहीं कर रही। ठीक है, सो इस टाइप से आपको हो सकता है आ जाए। अब ये वाली जो मैं कुछ आपको क्लासेस बताने वाली हूँ ना इसमें कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। तो आपका आरटीबी जो है ना नवंबर 22 का उसमें इसी से ही क्वेश्चन आया हुआ है। मैं अभी आपको बताऊंगी, मैंने कल देखी थी एक आरटीबी इस बार की, तो मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो एग्जाम्शन है क्या? अच्छा, एग्जाम्शन जो है वो 3 पॉइंट्स पे है। अगर कोई नॉर्मल एंटिटी है उस पर 3 एग्जाम्शन है। वो 3 एग्जाम्शन क्या है? नंबर 1, अगर वो कोई होली ओन सब्सिडरी है या फिर अगर वो पार्शियली ओन सब्सिडरी भी है तो वो जो है वो सीएफएस नहीं बना रही है। ठीक है, और उसने क्या करा है उसने सारे के सारे मेंबर्स को राइटिंग में इंटीमेट कर दिया है दैट इट इज नॉट प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके पास में प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी है कि उसने इंटीमेट कर दिया था, मतलब बता दिया था मेंबर्स को। और जो मेंबर्स हैं उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया है रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये जो मेंबर्स है ना इसमें सिर्फ वोटिंग वाले मेंबर्स काउंट नहीं होंगे, इसमें उन मेंबर्स को भी आपको बताना होगा और उन मेंबर्स का भी नो
ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। अगर उनके पास में वोटिंग राइट नहीं भी है तब भी उनकी आपको क्या चाहिए, उनकी रजामंदी यू हैव टू टेक। ओके, फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है, अगर वो जो कंपनी है वो ना तो लिस्टेड है ना ही वो प्रोसेस में है लिस्टिंग के ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। फिर थर्ड पॉइंट है उसकी अल्टीमेट या फिर इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है, ऑलरेडी वो क्या कर रही है, रजिस्ट्रार के साथ में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल कर रही है विच आर इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इन तीन ही कैटेगरी ऑफ कंपनीज को जरूरत नहीं है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की। ओके, रिकॉर्ड हो भी रहा है तो ये डर लगता है कहीं रिकॉर्ड ना हो रहा है रिकॉर्ड। ओके ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो 3 एग्जाम्पशन हो गए। अब एक एग्जाम्पशन और है, वो है इन्वेस्टमेंट एंटिटी पे। तो यहीं से ही जो आपका क्वेश्चन है वो आरटीपी का आया हुआ है, आरटीपी नवंबर 2022 की। तो आप देखना जा करके, आप पॉज करके चाहे आप भी देख लो आरटीपी अपनी, और उसको सॉल्व करना है ये टॉपिक रिवाइज करने के बाद में। अब मैं टॉपिक आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि अगर वो जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है ना, तो उसको जो है कब कब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर वो इन 3 पॉइंट्स में फॉल कर रही होती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उसने फंड्स लिया है इन्वेस्टर्स से, लेकिन उसका फंड लेने का पर्पस क्या है, उसका फंड लेने का पर्पस ये है कि वो उन इन्वेस्टर्स को क्या देगी, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज देगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है उसने कमिट कर रखा है अपने इन्वेस्टर्स को कि जो बिजनेस का पर्पस है दैट इज सोलली, मतलब अकेले वो किस लिए है, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न कमाने के लिए। जो भी कैपिटल आपका बढ़ेगा उससे रिटर्न कमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट की इनकम कमाने के लिए ही है, और कोई पर्पस नहीं है। थर्ड पॉइंट है अगर वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी जो है वो अपने क्या कर रही है, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट कर रही है ऑन अ फेयर वैल्यू बेसिस। ये फेयर वैल्यू बेसिस जो है ये आप अपने एफआर में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, यहाँ पे आई कांट एक्सप्लेन इन डिटेल, लेकिन वहाँ इन डिटेल दे रखा है। ओके, तो अगर ये 3 कंडीशंस जो हैं वो है एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी पे, तो उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन सी है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी कौन सी, होल्डिंग या सब्सिडरी, ये है आपकी होल्डिंग। ठीक है, पेरेंट, पेरेंट या होल्डिंग एक ही बात होती है। तो इसमें ये दे रखा है कि कोई भी पेरेंट है इन्वेस्टमेंट एंटिटी की, उसको तो कंसोलिडेट करना होगा इन्वेस्टमेंट एंटिटी, अगर कोई सब्सिडरी है तो। लेकिन अगर वो कोई पेरेंट एंटिटी है, मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है वो ही पेरेंट है और वो इन तीनों कंडीशंस को कंप्लाई कर रही है, तो उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये जो सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 6 है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या तो खुद से या फिर उसको अगर किसी कंपनी ने एप्लीकेशन दी है, क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनी ने एप्लीकेशन दी है, तो वो एग्जाम्शन दे सकता है अगर उसको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में वो एग्जाम्शन जरूरी है। किस बात की एग्जाम्शन है, फ्रॉम कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन नंबर 129। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है, ये पॉइंट आपका दे रखा है सेक्शन नंबर 129 से रिलेटेड कि जो सीजी है वो एग्जाम्शन दे सकता है अगर उसको ऐसा ठीक लग रहा है कि वो जो पब्लिक इंटरेस्ट में है वो जरूरी है। अब वो जो एग्जाम्शन है वो या तो कंडीशनल भी हो सकती है, अनकंडीशनल भी हो सकती है। मतलब हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ एग्जाम्शन दे दे बट उस पर कुछ कंडीशंस लगा दे। तो यहाँ पर जो है ये टॉपिक आपका फिनिश होता है। अब ये वाला जो टॉपिक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये बात करता है आपकी टेम्पोरेरी कंट्रोल की। ठीक है, अरे हाँ, मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल गई। अब जैसे आपको कोई क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम्शन का, तो आप उसमें सिर्फ ये 3 पॉइंट्स मत लिखना, आप उसमें पहले लिखना सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 3 के बारे में कि कंपनी को बनाने होते हैं, और सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 4 के बारे में भी बात करना। फिर उसके बाद में आप ये वाले जो तीनों पॉइंट्स हैं ये लिखना। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप तभी लिखना 129 सबसेक्शन 6 का अगर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ दे रखा है, वरना ये 3 पॉइंट आप डायरेक्ट ऐसे मत लिखना। पहले सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 का थोड़ा सा जो है वो आप ग्लिम्स दे देना। ठीक है, कि मतलब आपको पता है कि बनाने की ज़रूरत है और ये जो है ये रिक्वायरमेंट्स हैं जब उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, shall not apply to a company if it meets the following condition। और अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी का आएगा तो आप ये वाला पोर्शन लिख कर आओगे। ठीक है, ओके।
अच्छा हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पर्पल जो बॉक्स है, टेम्पोरेरी कंट्रोल का कंसेप्ट। अब टेम्पोरेरी कंट्रोल का कंसेप्ट होता क्या है कि जैसे एक कंपनी ने आज शेयर खरीदे और कुछ महीने बाद जो है वो बेच दिए, मतलब जैसे अगर एक कंपनी जो है वो 50% या उससे ज्यादा किसी कंपनी में होल्डिंग रख रही है, तो उसका मतलब ये हो गया कि वो उसकी होल्डिंग हो गई और जो दूसरी कंपनी वो उसकी सब्सिडरी हो गई। अब उस कंपनी ने क्या करा, कुछ महीने के बाद में वो जो 50% शेयर खरीदे थे उसका कुछ परसेंट जो है वो बेच दिया। तो ये हो गया आपका पॉइंट, हो गया ये आपका टेम्पोरेरी कंट्रोल का, मतलब उसने होल्ड करने के ऑब्जेक्टिव से नहीं खरीदा था, उसने सब्सिक्वेंट डिस्पोजल के ऑब्जेक्टिव के साथ में खरीदा। अब ये जो AS21 है ये तो मानता है इस कंसेप्ट को, लेकिन इंडिया 110 है वो नहीं मानता है। अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि अगर उसके पास में सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट है तो उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होंगे, अनलेस वो किसी एग्जाम्पशन में फॉल नहीं कर रहा है, राइट। तो जो एस इंडेक्स नंबर 110 है वो ये बोलता है कि अगर उसके ऊपर सेक्शन नंबर 129 सेक्शन 3 अप्लाई हो रहा है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो बाद में क्या करने वाला है, उसको क्या बनाने पड़ेंगे, उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। हमें नहीं पता कोई टेम्पोरेरी कंट्रोल कंट्रोल का कंसेप्ट, यू हैव टू मेक। लेकिन एएस नंबर 21 क्या बोलता है कि अगर कुछ ऐसा है, टेम्पोरेरी कंट्रोल का कंसेप्ट है, तो फिर उस कंपनी को जरूरत नहीं है कि वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। तो इस वाले केस में यही हुआ है कि 51% उनका जो था वो होल्डिंग था एक साल में, अगले साल उन्होंने बेच दिया 20%। ठीक है। अब एक जो कंपनी है उसने क्या करा, उसने कंसोलिडेशन नहीं करा, तो एक स्टार्ट ऑडिटर है वो कैसे इस बात से डील करेगा, तो इसमें आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लिखकर आने हैं। एक तो आप एक्सक्यूज मी, एक तो आप लिखकर आओगे एएस नंबर 21 का कंसेप्ट कि इसमें टेम्पोरेरी कंट्रोल का कंसेप्ट है, तो यहाँ पे अगर वो एएस 13 का कंप्लायंस कर ले तब भी सफिशिएंट है। लेकिन आप फिर दूसरा पॉइंट भी लिखकर आओगे, इंडेस 110 में एग्जाम्पशन जो है वो ऐसी कुछ नहीं है। ठीक है। तो इसमें आप देखो ऐसे करके कंक्लूजन करके आप दोनों पॉइंट जो है वो लिख कर आओगे। ओके, तो इस तरह से आप पढ़ लेना इस आंसर को, ये बहुत ईजी सा है, मैंने आपको बता दिया। शो अब आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। तो मैंने बताया ही कि पेरेंट को होल्डिंग भी कहते हैं, तो जो भी जिसकी भी कोई सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर है या होल्डिंग है, सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर है, तो वो कंपनी क्या बोलते हैं, उसको हम पेरेंट बोलते हैं या होल्डिंग बोलते हैं। तो अब इसके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो पेरेंट कंपनी है उसी को वही तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, तो उसके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब ये मेमोरी टेक्निक जो है मैं आपको ये शुभम केशवानी सर के जो मेमोरी टेक्निक है उससे बताती हूँ। मैंने ये उन्हीं की वीडियो से देखा था, उन्हीं से ही सीखा था मैंने, वाला जो पॉइंट था। ठीक है। तो ये उन्होंने क्या बताया था, हाँ एक बच्चा था, ही वॉज सिटिंग इन द हारमोनियम सेगमेंट ऑफ अ मॉल। तो बच्चा कौन है, कॉम्पोनेंट, बच्चे को कॉम्पोनेंट कहते हैं। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो पेरेंट है वो क्या करे, आइडेंटिफाई करे कंपोनेंट को और उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करे। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, हारमोनियम के सेगमेंट में बैठा था और हारमोनियम बजा रहा था। तो हारमोनियम का मतलब क्या हुआ, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, मतलब जो अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क आपकी पेरेंट में है वो ही क्या एप्लीकेबल है, और अगर वो नहीं है तो आप कुछ कन्वर्जन वगैरह करो। ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट है, सेगमेंट में बैठा था, हारमोनियम के सेगमेंट में बैठ के हारमोनियम बजा रहा था। तो सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, जहां पे भी अप्रोप्रिएट है वहां पे आइडेंटिफाई करो कौन कौन से जो है वो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है सेगमेंटल रिपोर्टिंग के लिए। सेगमेंटल रिपोर्टिंग का एक अलग इंडेक्स और एएस है, आई होप आपको पता होगा। फिर इसके बाद में वो क्या कर रहा था, उसने गैप की जीन्स पहन रखी थी। तो व्हाट इज गैप, GAAP कन्वर्जन वेयर एवर एप्लीकेबल। अभी 8th वाले पॉइंट में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो जहां पे भी कन्वर्जन करना है GAAP के हिसाब से, तो वहां पे कन्वर्ट करना होगा पेरेंट कंपनी को। फिर जो बच्चा है वो हारमोनियम के सेगमेंट में बैठ के हारमोनियम बजा रहा था, उसने गैप की जीन्स पहन रखी थी। तभी बच्चे को एक किडनैपर ने देखा एंड उसने क्या करा, किडनैपर ने उसके रिलेटिव को कॉल करके कहा कि मुझे सही सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे दो वरना हम बच्चे को एक्वायर कर लेंगे। तो ये वाली मेमोरी टेक्निक थी आगे। तो उसमें क्या हुआ है, जो रिलेटिव है वो कौन है, रिलेटेड पार्टी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पेरेंट की कि उसको रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना होगा और उनके ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना होगा।
फिर वो क्या मांग रहा है रिलेटिव से किडनैपर, वो मांग रहा है एक्यूरेट एंड कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंपोनेंट, मतलब जो भी कंपोनेंट की एक्यूरेट और कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो लेना होगा पेरेंट को, और डेट ऑफ एक्विजिशन पे क्या होंगे, सारे के सारे कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट्स होंगे, तो मेकिंग अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो मेमोरी टेक्निक एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। एक बच्चा हारमोनियम के सेगमेंट में बैठ के हारमोनियम बजा रहा था, उसने गैप की जीन्स पहन रखी थी, किडनैपर ने उसको देखा एंड उसने उसके रिलेटिव को कॉल करके कहा हमें सही सही एक्यूरेट कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे दो, वरना हम इस कंपोनेंट को एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप जो है सारे पॉइंट्स याद कर सकते हो, कोशिश करना यही पॉइंट्स लिख कर आओ जिससे एग्जामिनर आपको 4 आउट ऑफ 4 वरना 3 आउट ऑफ 4 तो दे ही दे। ओके, फिर उसके बाद में आती है आपके नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज कि ऑडिटर की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। तो इसमें आप पहले तो 129 सबसेक्शन 4 का रेफरेंस लिख कर आओगे, जहाँ पे भी आपको ये मिलेगा कि प्रोविजंस जो है वो एज इट इज एप्लीकेबल होने चाहिए। उसके बाद में आपको जो है क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है कि ऑडिटर की क्या ऑब्जेक्टिव रहता है जब वो ऑडिट करता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और एक पॉइंट आपको आ सकता है कि बिफोर या वाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर को क्या क्या पॉइंट्स जो है वो दिमाग में अपने रखने पड़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो है मतलब वो क्यों कर रहा है, तो वो क्यों का आंसर ये है, पहली बात तो ये कि वो क्या कर रहा है, खुद को सेटिस्फाई कर रहा है कि काम जो है वो सारा का सारा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से हुआ है। सारी की सारी इसमें ऑडिट की नॉलेज लगा दो, ट्रू एंड फेयर सुनते आ रहे हो बचपन से मतलब इंटरमीडिएट से, तो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद में 143 सबसेक्शन 3, 143 सबसेक्शन 1 ड्यूटीज और रिपोर्टिंग के बारे में। ठीक है, तो वो चीज आपको उसके बारे में रिपोर्ट करना है। और आप ये देख लो कि जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वाइल प्रिपेयरिंग सीएफएस वो सारी की सारी फॉलो हुई है, कंप्लाई हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो ये 5-6 पॉइंट आपके हो गए ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव के कि वो इसलिए कर रहा है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिससे उसको ये सारी बातें की इंक्वायरी हो जाए और सेटिस्फेक्शन हो जाए। अब जब वो ऑडिट कर रहा होगा तो उसको अपने दिमाग में क्या क्या बातें रखनी पड़ेंगी, तो उसको पहले तो अपना क्या करना है, प्लान करना है काम, जैसे आप करते हो, आप पूरी प्लानिंग करते हो कि मेरे को इस डेट तक ये सब्जेक्ट करना है, इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। फिर आप क्या करते हो, अंडरस्टैंड करते हो सब्जेक्ट, एंड फिर उसके बाद में आप जब पूरा अंडरस्टैंडिंग ले लेते हो फिर आप क्या करते हो, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट अपना दिमाग अप्लाई करते हो और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, टेस्ट पेपर्स देते हो, राइट। तो प्लानिंग तो ऑडिटर भी यही करता है, प्लान करता है जिससे काम अच्छे से हो। फिर वो अंडरस्टैंडिंग लेता है जो भी अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगे हुए हैं, अब जैसे आपको पता है ऑटोमेशन आ गया है, तो आईटी सिस्टम वगैरह की भी उसको अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी ऑडिटर को, और उस अंडरस्टैंडिंग से उसको ये पता लग जाएगा कि उसको क्या अप्रोच जो है अपने ऑडिट में लगानी चाहिए। फिर उसके बाद में वो अपने प्रोफेशनल जजमेंट को लगाएगा, वो देखेगा कितना रिस्क है, क्या मेरी ये जो अप्रोच है ये ठीक है या नहीं, और फिर वो ये देखेगा कि जो रिस्क है कितना एक्सेप्टेबल है, और अगर नहीं है तो वो मेजर्स लेगा उस रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल पे लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपका टॉपिक नंबर 3 एंड हो जाता है। फिर उसके बाद में आते हैं हम टॉपिक नंबर 4 पे कि ऑडिटर के क्या क्या कंसिडरेशंस रहेंगे, तो वही आ गया कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और इसमें ये भी आ जाएगा एसए 600 का रेफरेंस, आप दूसरे के काम को यूज कर रहे हो। ठीक है, ये ऐसे 600 का रेफरेंस यहाँ पे आ गया है कि आप क्या कर रहे हो, आप जो है दूसरे ऑडिटर का काम यूज कर रहे हो। अब ये कब होगा, अभी मैं वैसे 8th वाले टॉपिक में आपको बताऊंगी, लेकिन वैसे मैं आपको चलो यहाँ पे भी बता देती हूँ कि जैसे पेरेंट कंपनी का ऑडिटर अलग है और ब्रांच का जो ऑडिटर है वो अलग है, सब्सिडरी का ऑडिटर अलग है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या जाके आप दोबारा सब्सिडरी का ऑडिट करोगे, पॉसिबल ही नहीं है आपको। अब आप भी प्रोफेशनल हो, वो भी प्रोफेशनल है, तो आप क्या करोगे, उस ऑडिटर का काम यूज करोगे। ठीक है, उस ऑडिटर के काम को यूज करके क्या इम्पैक्ट आया है, कितना आपको सेटिस्फैक्शन हो रहा है, तो वो सारी चीजें तो आप ही को देखनी है, तो वही चीज यहाँ दे रखी है। ठीक है, साथ में ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है मटीरियलिटी से रिलेटेड। So in carrying out the audit of standalone financial statements, the computation of materiality for the purpose of issuing an opinion on the standalone financial statements of each component would be done component wise and on a standalone basis. अब ये बात हो रही है कि अगर आप स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हो, अगर कंसोलिडेटेड कर रहे हो तो अलग हो गया, यहाँ बात हो रही है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, अगर आप अलग अलग जो है वो ऑडिट कर रहे हो तो उस केस में। तो हाउएवर विद रिगार्ड
मतलब इन्होंने ये बोला कि कंप्यूटेशन आपको मटेरियलिटी तब अलग अलग की निकालनी होगी अगर आप अलग अलग जो है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करो। लेकिन अगर आप एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अगर ऑडिट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे ग्रुप की मटेरियलिटी निकालनी होगी। तो उस मटेरियलिटी को निकालने से आपको क्या क्या मिलेगा वो पॉइंट्स जो है उसमें दे रखे हैं। तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को कंप्यूट करनी पड़ेगी पूरे के पूरे ग्रुप की मटेरियलिटी। इससे ऑडिटर को क्या पता लग जाएगा कि कितने अप्रोप्रिएटनेस है कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स में। मतलब जैसे ये परमानेंट और परमानेंट और करंट पीरियड जो एडजस्टमेंट्स हैं ये कितने अप्रोप्रिएट हैं। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा। जब आप पूरे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मटेरियलिटी निकाल लोगे तो पहली चीज आपको क्या पता लगेगी, जो एडजस्टमेंट्स हैं वो कितने अप्रोप्रिएट है। ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या पता लगेगी, दूसरी चीज आपको ये पता लगेगी कि whether the component financial statements are material to the group to determine whether they should scope in additional components and consider using the work of other auditor as applicable। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज एक कंपनी है उसकी बहुत ज्यादा शेयर होल्डिंग है किसी और कंपनी में, तो वो वाला पर्टिकुलर कंपोनेंट क्या बन जाएगा, ज्यादा मटेरियल बन जाएगा। तो एज एन ऑडिटर आप ये देखोगे कि कितना स्कोप जो है आपको अपने ऑडिट में इंक्लूड करना है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को लेकर। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है, आपको ये चीज पता लग जाएगी, जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो कंप्यूट करेगा मटेरियलिटी ईच कंपोनेंट की और कम्युनिकेट कर देगा टू कंपोनेंट ऑडिटर। अगर उसको ऐसा लगता है, अगर उसको ऐसा लगता है इफ ही बिलीव्स इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द सीएफएस। तो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर सकता है, प्रिंसिपल ऑडिटर हर एक कंपोनेंट की मटेरियलिटी तब भी निकाल सकता है जिससे वो क्या करे, वो कंपोनेंट के ऑडिटर को बता दे। और उस मटेरियलिटी से क्या होगा, उस मटेरियलिटी से ये चीज जो है, इस चीज का जो आश्वासन मिल जाएगा कंपोनेंट ऑडिटर को भी कि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑडिटर जो है वो ऑब्टेन कर सकता है सर्टेन कंफर्मेशन कंपोनेंट ऑडिटर से, जैसे इंडिपेंडेंस के बारे में, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में, सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है कंसोलिडेशन के बारे में और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के बारे में। सो ये बेसिकली ना जो पॉइंट्स हैं ये कुछ ये दे रखे हैं कि जब कंपोनेंट का जो ऑडिटर है या कंपोनेंट के भी आप जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कंपोनेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब आप कंसोलिडेट कर रहे हो तो आपको बेसिकली क्या क्या बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। तो ये ज़्यादा रिलेटेड जो है ये मटीरियलिटी से है, कि जिसे आपने देखा ना मटीरियलिटी से क्या क्या निकलेगा। तो एक तो आपको अप्रोप्रिएटनेस पता लग जाएगी और आपको ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में पता लग जाएगा, और क्या होगा आपको ये भी पता लग जाएगा कितना आपको और ऐड करना है उसमें। ठीक है। अब मटेरियलिटी होता क्या है, तो ये वैसे तो देखो बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है जो आप स्टार्टिंग के अपने चैप्टर्स में पढ़ लोगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जैसे सपोज आपने किसी चीज की मटेरियलिटी निकाली, किसी एंटिटी में आप गए कि 6 लाख जो है यहाँ की मटेरियलिटी लेवल है, तो आप क्या करोगे 6 लाख और उससे ऊपर के जो भी मतलब उस वैल्यू में फॉल कर रहे होंगे ट्रांजेक्शन वगैरह, उनकी आप इनडेप्थ एनालिसिस करोगे, चेकिंग करोगे। और जो 6 लाख से नीचे है उसको आप क्या मान रहे हो, इमटेरियल मान रहे हो, उसमें आप इतना ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, उसमें इतनी एक्सटेंसिव चेकिंग नहीं करोगे। तो ये होता है आपका मटेरियलिटी लेवल। तो इसी मटेरियलिटी लेवल से काफी हद तक आप क्या निकाल सकते हो, अगर उस मटेरियल लेवल में गलतियां निकलती हैं कि मतलब वहाँ गलती है, और अगर कम गलतियां निकल रही है मतलब वहाँ उतनी गलतियां नहीं है। सो दिस इज योर मटेरियलिटी लेवल। तो इस तरह से जो है ये ऑडिट कंसिडरेशंस का एक तरह से पार्ट हो गया कि एक तो ऑडिटर को मटेरियलिटी निकालनी होगी और दूसरे को ये देखना होगा कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से काम हुआ है या नहीं। तो इस टाइप से जो है ये दे रखा है। ओके। अब आ जाते हैं हम अपनी टॉपिक नंबर 5 पे। तो टॉपिक नंबर 5 क्या बात करता है, ऑडिटिंग द कंसोलिडेशन। अब फर्स्ट पॉइंट जो इसमें बनता है वो ये बनता है कि ऑडिटर कैसे प्लान करे। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि ऑडिटर को अपना काम प्लान करना चाहिए। तो ऑडिटर प्लान कैसे करे, वो अंडरस्टैंडिंग लेगा, प्लानिंग के लिए उसको अंडरस्टैंडिंग लेना होगा। आप बोलोगे अभी भी आपने उससे पहले भी अंडरस्टैंडिंग बताया था, तो देखो उसमें अंडरस्टैंडिंग जो था दैट वाज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वाला जो अंडरस्टैंडिंग था दैट वाज अबाउट अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। तो इसमें भी क्या है, सफिशिएंट टू प्लान द ऑडिट एंड डिटरमाइन द नेचर एक्सटेंट ऑफ हिज ऑडिट प्रोसीजर। इसमें सबसे पहले उसने क्या करा, उसने अपना काम को प्लान करा जिससे उसका काम इफेक्टिव ऑडिट मैनर में। उसके बाद में उसने अंडरस्टैंडिंग लेके फिर उसको अच्छे से प्लान करा। सो बेसिकली पहले उसने अपना काम प्लान कर लिया, फिर उसने ये देखा कि क्या जो अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है
उसके हिसाब से वो मतलब कैसे है, तो उसके हिसाब से वो क्या प्लान करेगा, वो अपने फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स या ऑडिट प्रोसीजर्स को प्लान कर रहा है। तो पहले वो अपना काम प्लान कर रहा है, फिर वो अपनी ऑडिट की अप्रोच को प्लान कर रहा है। तो ये वाला जो सेकेंड वाला पॉइंट है एक तरह से इसी का ही एक्सटेंशन है कि अंडरस्टैंडिंग कैसे लेगा। तो अंडरस्टैंडिंग एक तो वो लेगा ग्रुप वाइज स्ट्रक्चर और ग्रुप वाइज कंट्रोल की, ठीक है। सेकेंड चीज वो लेगा अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग पॉलिसी की। थर्ड लेगा वो डिटरमाइन करेगा और प्रोग्राम करेगा नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। फिर वो डिटरमाइन करेगा कितना दूसरे का काम मुझे यूज करना है, मतलब दूसरे ऑडिटर का काम किस एक्सटेंड तक मुझे यूज करना है, और फिर वो सारा का सारा काम जो है वो कोऑर्डिनेट कर देगा। जब आपको क्वेश्चन आएगा कि ऑडिटर कैसे अपना काम को प्लान करे टू कंडक्ट ऑडिट इन एफिशिएंट मैनर, तो उसमें आप ये सारे पॉइंट्स जो है वो लिख कर आओगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि कैसे जो ऑडिटर है वो ये असर्टेन करे कि काम में कंप्लीटनेस है, जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कंप्लीट है। तो वो पहली चीज क्या करेगा, वो रिव्यू करेगा पिछले साल के वर्किंग पेपर्स को। उसके बाद में वो रिव्यू करेगा पेरेंट का क्या प्रोसीजर रहता है कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने में। उसके बाद में वो मैनेजमेंट से जाके पूछेगा कि क्या कोई नया कंपोनेंट आया या कोई कंपोनेंट गया है, ठीक है। और वो क्या करेगा, और वो ये भी देखेगा कि कितना इन्वेस्टमेंट जो है वो पेरेंट का है कंपोनेंट के अंदर, क्या शेयर होल्डिंग है, मतलब बेसिकली वो ये भी देखेगा कि क्या जो एंटिटी है उसकी कोई जॉइंट अरेंजमेंट या जॉइंट वेंचर्स भी हैं, और वो बाकी सारे अरेंजमेंट्स भी देखेगा जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दे रखे हैं। फिर वो स्टार्ट रिकॉर्ड्स भी रिव्यू कर सकता है ऑडिटर, और वो ये भी देख सकता है कि कोई शेयर होल्डिंग में चेंज तो नहीं हुआ। तो उसमें आप कुछ 6 पॉइंट्स याद कर लो। देखो सारे तो ये रिव्यू वाले हैं। तो रिव्यू द स्टार्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स, रिव्यू इज पास्ट परफॉर्मेंसेस, रिव्यू इज पेरेंट्स प्रोसीजर, एंड रिव्यू द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ पेरेंट एज वेल एज इट्स कंपोनेंट्स, और रिव्यू द जॉइंट वेंचर एंड रिव्यू द अदर अरेंजमेंट्स। और क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से कि कोई आया या गया तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये ऑडिटर है वो इंश्योर करता है कि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब उसके बाद में आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कंपोनेंट जो है वो अगर एक्सक्लूड हुआ है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए। जैसे कोई कंपोनेंट है उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं लिया है, तो उस केस में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उस केस में ऑडिटर को ये रीजन पूछना होगा कि क्यों जो है वो कंपोनेंट एक्सक्लूड हुआ है। तो इसमें एक रीजन तो ये हो सकता है कि जो नेचर है वो ही टेम्पोरेरी है, और वो जो कंपनी है वो एएस नंबर 21 फॉलो करिए, मतलब वहाँ टेम्पोरेरी कंट्रोल है, ठीक है। एक और चीज हो सकती है जो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले रिक्वायरमेंट्स बताई थी, जिसमें जरूरत नहीं है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की, तो वो चीज है, ठीक है। और हो सकता है इंडियस 1110 भी कोई क्राइटेरिया दे जिसमें उसको रिक्वायरमेंट नहीं है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की। तो अगर कोई भी कंपोनेंट इंक्लूडेड नहीं है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो एक ऑडिटर को जो है वो यही इंश्योर करना पड़ेगा कि जो है वो नहीं है, और क्या जो है वो सारा काम प्रोविजनली हुआ है, मतलब क्या सच में उसके ऊपर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है, ऐसे ही इन्होंने किसी कंपोनेंट को इंक्लूड नहीं किया है। तो एज एन ऑडिटर वी हैव टू इन्वेस्टिगेट दिस ओनली। ऑल्सो अगर कोई चेंज हुआ है स्टेटस ऑफ कंपोनेंट में, जैसे वो सब्सिडरी से एसोसिएट बन गई, एसोसिएट से जॉइंट वेंचर बन गई, तो उसमें अकाउंटिंग में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो एक ऑडिटर हो आप, तो आप ये चीज चेक करोगे कि जो चेंजेस हैं वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके आ गए कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने होंगे जब एक पेरेंट जो है वो कंसोलिडेशन कर रही है किसी भी कंपोनेंट। तो वो जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपके एएस इंडेक्स वाले ही हैं। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या पॉइंट्स हैं। ये जो पर्पल वाले बॉक्सेस है ना, इसमें आपको दे रखे हैं, तो ये पॉइंट्स आप चाहे तो अंडरलाइन कर लेना, चाहे वीडियो को आप सुन के और नोट डाउन कर लेना साथ में। मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ कि व्हाट आर द पॉइंट्स विच द ऑडिटर शुड रिमेंबर, विच शुड बी रिमेंबर्ड व्हाइल कंसोलिडेशन। तो एक तो आप ये लिख सकते हो कि जो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो होना चाहिए एज पर इंड एस 110 ऑन ए लाइन बाय लाइन बेसिस बाय एडिंग टुगेदर आइटम्स लाइक असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि रिलेटेड कॉम्पिटिशन जो जैसे गुडविल या कैपिटल रिजर्व का है, तो उसको भी आप क्या करो, उसका भी आप प्रॉपर कंप्यूटेशन करो, ठीक है, जो भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ रही है। उसके बाद में आप कोई भी अगर इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है उनको एलिमिनेट करो। जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके जॉइंट वेंचर या एसोसिएट में, तो उसको भी आप प्रॉपरली अकाउंट करो एज पर रेलेवेंट इंडियसेस। उसके बाद में अगर कोई स्टेप एक्विजिशन एक्वायरर है
अगर कोई स्टेप एक्विजिशन है तो उस केस में जो है वो क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो फेयर वैल्यू बेसिस पे वैल्यू करना होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मेक श्योर करने हैं बाय कंसोलिडेशन। ठीक है, 34 मिनट्स हो गए, बस 5-10 मिनट में मैं खत्म ही कर रही हूँ ये। अब इसके बाद में आपके दो तरीके के एडजस्टमेंट्स आते हैं, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स और दूसरा आता है आपका करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स। तो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स कब होते हैं, अगर चेंज होती है शेयर होल्डिंग में, तो ये वाली जो होती है परमानेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें आप क्या करते हो, इसमें ना आप डिटरमाइन करते हो गुडविल और कैपिटल रिजर्व, और आप इसमें डिटरमाइन करते हो अमाउंट जो आपको अपने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को देना है। ठीक है, तो ऑडिटर को क्या वेरीफाई करना होगा, ऑडिटर को ये वेरीफाई करना होगा कि क्या जो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स हैं उनका अप्रोप्रिएट डिटर्मिनेशन हुआ है, फिर क्या उनका प्रॉपर एलोकेशन हुआ है, और ऑडिटर को ये भी देखना होगा कि जो भी चेंजेस आए हैं परमानेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनका क्या एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो वो चेंजेस हैं वो उसको वेरीफाई करेगा, तो वेरीफाई करेगा चेंजेस जो कि आए हैं इन दीज परमानेंट कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एनी सब्सिक्वेंट एक्विजिशन। उसके बाद में ये वाले जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व, जैसे एक कंपोनेंट से गुडविल बन रहा है, एक कंपोनेंट से कैपिटल रिजर्व बन रहा है, तो उसमें आप नेट ऑफ करके दिखा सकते हो। हालांकि आपको क्या करना पड़ेगा, हाउएवर यू हैव टू डिस्प्ले इट इन द नोट्स टू अकाउंट्स, क्या ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, तो आप ग्रॉस वैल्यू जो है वो ग्रॉस अमाउंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व आपको नोट्स टू अकाउंट्स में अलग से दिखानी होगी कि इस कंपोनेंट से गुडविल आ रही थी, इस कंपोनेंट से कैपिटल रिजर्व आ रहा था। हाउएवर जो नेट इफेक्ट होगा वो आप नेट ऑफ करके दिखा सकते हो। जैसे सपोज एक कंपोनेंट में 100 है कैपिटल रिजर्व और दूसरे कंपोनेंट में गुडविल है 90, तो उस केस में आप 10 का क्या दिखा दोगे, कैपिटल रिजर्व दिखा दोगे। देन कम्स योर नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इसको बोलते हैं करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। तो ये उस पीरियड में होते हैं जिस पीरियड में क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है। तो उस अकाउंटिंग पीरियड में जिसमें कंसोलिडेशन हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। तो इसमें आपके ये वाले सब आ जाते हैं, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड, अनरियलाइज्ड इंटर ग्रुप प्रॉफिट्स, फिर उसके बाद में डेफर्ड टैक्सेस एज पर AS 12, इंट्रा ग्रुप इंडेटनेस, देन एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू हार्मोनाइजिंग द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, बेसिकली जिसमें आपका कंसोलिडेशन हो रहा है। फिर उसके बाद में एडजस्टमेंट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाला वो वाला है एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो कंडीशन है वो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती है, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उसमें से कौन से एडजस्टिंग इवेंट है, अगर उनका एडजस्टमेंट करना है तो करो, ठीक है, अगर उनका सिर्फ रेफरेंस देना है तो उसको आप रेफरेंस दो। ठीक है, तो ये चीज जो है, ये सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कौन से होते हैं, ये सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं आपके करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स। फिर उसके बाद में एडजस्टमेंट एंट्रीज को एक ऑडिटर कैसे वेरीफाई करे, तो ऑडिटर को ये देखना होगा कि जो इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन है वो एलिमिनेट हो गए हैं या नहीं, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज हुई हैं या नहीं, एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स हैं या नहीं एस 21 के हिसाब से, एडिक्वेट एडजस्टमेंट्स प्रॉपर हुए हैं या नहीं अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से, और कैलकुलेशन माइनॉरिटी इंटरेस्ट या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के हिसाब से, वो सब भी आपको बताना होगा। अब एक चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज फॉर फाइनेंशियल MCQs पर्पस, तो वो ये है कि जो डेट है अगर डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट्स हैं कंपोनेंट्स की, ठीक है, तो वो जो डेट्स है ना, यहाँ से मैं आपको बढ़ा देती हूँ, The financial statements of components used in the consolidation should be drawn upon the same reporting date as that of parent, मतलब पेरेंट और कंपोनेंट की सेम डेट होनी चाहिए। अगर वो डेट जो है वो अलग अलग है तो दो डेट्स दे रखी है। अब दो डेट्स क्या है, एएस क्या बोलता है, एएस ये बोलता है कि वो जो दोनों डेट्स का डिफरेंस है होल्डिंग का और कंपोनेंट का, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 6 months, और जो इंडेस है वो बोलता है कि 3 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए दोनों डेट्स में। दोनों की डेट कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लेकिन अगर डिफरेंट भी है तो 3 और 6 हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में एक पॉइंट ये वाला मुझे इम्पोर्टेंट लगा था, तो वो ये है कि जो स्केड्यूल 3 है उसके साथ में आपको कुछ डिस्क्लोजर्स अलग से भी देने होंगे। तो उसमें आपको कंपोनेंट वाइज डिस्क्लोजर्स देने होंगे, जैसे सपोज कंपोनेंट का अकेले का कितना नेट एसेट है, और वो जो नेट एसेट है वो टोटल मतलब कंसोलिडेटेड नेट एसेट्स पे कितना परसेंटेज है। इसी तरह से उस कंपोनेंट का शेयर ऑफ प्रॉफिट अकेले कितना है और परसेंटेज एज अ होल कितना है। फिर ऐसी OCI का अकेले का कितना है और परसेंटेज एज अ होल का कितने का है। तो इस तरह से जो है वो आपको अलग से भी डिस्क्लोजर देने होंगे इन एडिशन टू शेड्यूल नंबर 3। तो बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन, अगर जो कंपनी है
उसको ये सारे जो डिस्क्लोजर्स हैं ये नहीं करने। अब कौन कौन से डिस्क्लोजर्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सारे डिस्क्लोजर्स आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करने की ज़रूरत नहीं है। कि सोर्स से हमने बोनस लिया है, क्या डिस्क्लोजर है अनयूटिलाइज मनी का, क्या डिस्क्लोजर है एमएसएमई का, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट। इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप 4-5 पॉइंट जो है वो लर्न कर लो, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। ये पूछे नहीं जाते हैं वैसे, अभी तक मैंने नहीं देखे, जो बुक्स वगैरह स्कैनर्स देखे मैंने, लेकिन क्या पता इंस्टीट्यूट पूछ ले। इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगी कि आप कुछ भी छोड़ के मत जाया करो, 4-5 पॉइंट भले ही आप याद कर लो, ठीक है। तो इसमें आप जैसे कई सारे तो फॉरेन वाले हैं, एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एक्सपेंडिचर इन फॉरेन एक्सचेंज, और मैंने आपको क्या बताया, सोर्स जिससे बोनस लिया है, डिस्क्लोजर ऑफ अनयूटिलाइज मनी और डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड अंडर एमएसएमई एक्ट 2006। ओके, फिर 7 टॉपिक जो बात करता है वो ये करता है कि मैनेजमेंट से एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लो एज पर ऐसे नंबर 580, कि जो भी मैनेजमेंट ने आपको एविडेंस दिया है वो कैसे दिया है, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज कर रहा है कि जो भी प्रेजेंटेशन है, ठीक है, should obtain evidence that the management of the parent acknowledges its responsibility, कि जो भी consolidated financial statements हैं वो कैसा व्यू दे रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं और एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। इन एडिशन ऑडिटर को क्या लेना पड़ेगा, ऑडिटर को ये भी जो है रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना होगा जो मैटर्स ऑडिटर को लगते हैं मटीरियल हैं फॉर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जैसे कंप्लीटनेस कितनी कंप्लीट है, यानी तो मैनेजमेंट लिख कर देगा कि कंप्लीट है हमारी जो सीएफएस है, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के बारे में भी जो है वो ऑडिटर उससे रिटन रिप्रेजेंटेशन ले सकता है। तो वो जो बातें हैं वो ये चीज़ कौन लिख कर देगा, मैनेजमेंट लिख कर देगा ऑडिटर को कि हमने जो भी कहा है सच कहा है, उसके सिवा हमने कुछ नहीं कहा। अब उसके बाद में आपके पॉइंट्स आते हैं रिपोर्टिंग को लेकर। अब ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, इस चैप्टर के बाद आप ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर प्रिपेयर कर लेना, तो एक साथ आपके बाय वन गेट वन फ्री हो जाएगा। तो उसमें ये सारे ऐसे जो है ये डिटेल में दे रखे हैं, ठीक है। अब रिपोर्टिंग जब आप बनाओगे ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो आपके पास में 5 केसेस होंगे। पहला केस ये होगा कि जो पेरेंट का ऑडिटर है, मतलब आप जो हो आप ब्रांच के ऑडिटर भी हो, ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि आप तो पेरेंट के ऑडिटर हो पर ब्रांच का ऑडिटर कोई और है। तीसरा केस ये हो सकता है कि जो कंपोनेंट का ऑडिटर है उसने क्या करा है, उसने अलग अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में ऑडिट करा है, ठीक है। फिर चौथा केस हो सकता है जो कंपोनेंट का ऑडिटर है उसने क्या करा है, अलग ऑडिटिंग फ्रेमवर्क में ऑडिट करा है। और एक और केस ये हो सकता है कि जो ब्रांच है, जो कंपोनेंट है, जो सब्सिडरीज है, उसके मैं ब्रांच वर्ड यूज कर दे रही हूँ, ब्रांच वर्ड इज नॉट एक्यूरेट है, वो यहाँ पे आएगा सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर या सिंपली कंपोनेंट, ठीक है। तो जो कंपोनेंट है उसकी जो अकाउंट्स है वो ऑडिट ही नहीं हुआ है। तो ये 5 केसेस हो सकते हैं। अब पहले केस पे आते हैं। पहला केस ये है कि आप ही ऑडिटर पेरेंट के हो और आप ही ऑडिटर ब्रांच के हो, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या देखना पड़ेगा, इस केस में आपको यही देखना पड़ेगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं, और अगर आपको लग रहा है कि मॉडिफिकेशन आना चाहिए वो, तो 705 के हिसाब से मॉडिफिकेशन दे देना। सेकेंड पॉइंट ये है, अगर आप अलग हो वो अलग है, मतलब कंपोनेंट का ऑडिटर अलग है और आप पेरेंट के ऑडिटर हो, तो उस केस में एक तो आपको ऐसे 600 यूज करना होगा, मतलब आप दूसरे का काम यूज कर रहे हो यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको 706 के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस भी देना पड़ेगा कि जो है आप कितना मैग्नीट्यूड, कितना काम जो है दूसरे का यूज कर रहे हो। अब ये वाला जो रेफरेंस है इसको आप क्वालिफिकेशन नहीं समझोगे, बल्कि आप इसको कैसे डिस्क्लोज करोगे, एक डिवीजन बता दोगे कि ये वाला काम जो है ये होल्डिंग के ऑडिटर ने करा है और ये वाला काम जो है वो सब्सिडरी के ऑडिटर ने करा है। तो ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बल्कि एक रेफरेंस क्या होगा, इससे आप क्लियर कर दोगे, एम्फोसिस दे दोगे, इतना काम मैंने करा है, इतना काम उसने करा है। ओके। थर्ड आपका केस हो सकता है कि अगर अलग अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है, तो अगर अलग अलग अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है तो आप क्या करो, गैप के हिसाब से कन्वर्जन करो। व्हाट इज दिस गैप, तो गैप आपका है, गैप का फुल फॉर्म कहाँ दे रखा है, जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है, वैसे मैं बता दूं, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अगर जैसे पेरेंट का जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है वो अलग है, सब्सिडरी का अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है वो अलग है, तो आप क्या करो, सब्सिडरी के अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को कन्वर्ट कर दो अंडर दी अकाउंटिंग फ्रेमवर्क ऑफ पेरेंट, ठीक है।
तो जो पेरेंट है उसकी बहुत सारी, क्योंकि अलग अलग देखो जोग्राफिकल लोकेशंस में हो सकती हैं कंपोनेंट्स, तो उसमें कोई बात नहीं है। इसलिए आप जीएएपी मतलब गैप के अकॉर्डिंग कन्वर्जन करोगे, तो गैप के अकॉर्डिंग कन्वर्जन करोगे तो वो मतलब वो सारे प्रिंसिपल्स हर जगह एक्सेप्ट हो रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे जो चीज़ है, अब आप किसी भी चीज़ को कंपेयर कर रहे हो या खुद में जोड़ रहे हो, तो वो आपके जो फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से तो होनी चाहिए ना, इसलिए वाला कन्वर्जन जो है वो जरूरी है। ठीक है, तो जो भी अगर कंपोनेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो अगर किसी और फ्रेमवर्क में हुए हैं, तो आपको ये जो है कन्वर्जन करना पड़ेगा। कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स आर ऑडिटेड बाय प्रिंसिपल ऑडिटर, और एक ऑडिटर, अभी कन्वर्जन का काम कौन करेगा, ये काम करेगा मैनेजमेंट जो बना रहा है। अब आप ऑडिट करने जा रहे हो तो आप क्या करोगे, आप एडजस्टमेंट्स देखोगे कि वो जो है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो कंपोनेंट क्या कर सकता है, ये भी जरूरी नहीं है कि पेरेंट ही करे, हो भी सकता है कि कंपोनेंट ही प्रिपेयर कर दे उन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से जिन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से पेरेंट ने बना रखा है। तो उस केस में भी आप यही देखोगे कि क्या जो काम है कंसोलिडेशन का वो ठीक से हुआ है या नहीं हुआ। बेसिकली आप एक ऑडिटर हो, आपको ये देखना है कि जो भी कंपोनेंट की रिपोर्ट्स हैं उस पर आप रिलाई कर सकते हो या नहीं। बेसिकली जो कंसोलिडेशन है वो एक ही अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर डिफरेंट था तो उन लोगों ने कन्वर्जन करा है या नहीं करा है, और अगर कन्वर्जन करा है और उससे कोई एडजस्टमेंट्स आए तो उसका आप ऑडिट करोगे। तो ये 3-4 पॉइंट्स जो आपको इसमें ध्यान रखने हैं। फिर उसके बाद में अब बात हो जाती है आपकी ऑडिटिंग फ्रेमवर्क की। अब जो कंपोनेंट का ऑडिटर है ना, उसने जो ऑडिटिंग रिपोर्ट दी है वो दी है एज पर डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। तो नॉर्मली जो ऑडिट होता है दैट इज इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये होता है अंडर जनरली एक्सेप्टेबल इन इंडिया अंडर इंडियन जीएएएस। ठीक है, अब इस कंसिस्टेंसी को ही मेंटेन करने के लिए पेरेंट ऑडिटर को रिलाई करना होगा और रेफर करना होगा टू अदर ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन देयर ऑडिट रिपोर्ट on the consolidated financial statements. The component auditor financial report should also be audited under a framework that corresponds to Indian GAAS. So basically अगर दोनों डिफरेंट भी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको GAAS के हिसाब से दोनों की जो ऑडिट है उसको करना पड़ेगा कंट्रोल। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि जो भी आप ऑडिटिंग कर रहे हो दैट इज एज पर जीएएस। कंपोनेंट का ऑडिट भी आपको जीएएस के अंडर करना है, और जो आपको प्रिंसिपल का ऑडिट है वो भी एज पर जीएएस करना है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट भी एज पर जीएएस ही करना है। अब बात आ जाती है एक और केस की, और वो बात हो रही है कंपोनेंट्स का ऑडिट ही नहीं हुआ। कंपोनेंट्स का ऑडिट ही नहीं हुआ तो आप बताओ, कंपोनेंट का ऑडिट हुआ नहीं है, आप कर रहे हो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो क्या आप एक ट्रू एंड फेयर व्यू या आप अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे पाओगे? बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पास में प्रॉपर एविडेंस ही नहीं है ना ओपिनियन देने का, तो कहाँ से दोगे, राइट? तो उस केस में ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि कितना इम्पैक्ट आ रहा है उस ऑडिट ना होने का आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे, एंड उसी के हिसाब से आप क्या दोगे, पॉसिबल मॉडिफिकेशंस दोगे, एंड दीज मॉडिफिकेशंस विल बी एज पर व्हाट, एज पर योर एसे नंबर 705। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन मैंने कंप्लीट करवा दिया है इन अप्रॉक्स 45 मिनट्स, और मैंने बहुत धीरे धीरे कराया। इसको स्पीड अप करके देखोगे तो 30 मिनट्स में, या हो भी सकता है उससे भी कम में, आप इसको कंप्लीट कर लो। एंड क्वेश्चंस करना, लिख कर देखना, 3 बार इस ऑडियो को सुनना एंड फिर आंसर्स लिख कर देखना, तब जाकर एक चैप्टर जो है वो आपका प्रिपेयर होगा। एंड आई होप कि ये जो सीरीज़ है आपको हेल्प करे। बहुत जल्द मैं आपको दूसरा वीडियो लाने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो विल बी मोस्ट प्रोबेबली ऑन ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एंड इनकेस उसका, क्योंकि उसमें शायद कुछ अमेंडमेंट आई है, तो अगर उसमें मुझे टाइम लग गया तो मैं कोई दूसरा छोटा चैप्टर आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। ओके, एंड अगर ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।